दोस्तों ये स्टोरी का 39 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। रॉबिन का विला। काफी देर बाद रिचा प्रॉपर ड्रेस पहनकर नीचे आई। जो कुछ हुआ उसके बाद उसका नीचे आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि वह सारा दिन वहां नहीं छुप सकती थी। जब रॉबिन ने रिचा को देखा तो वह जल्दी से उसके पास गया और कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ पर आ रहे हैं। अपनी गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए रिचा ने कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। रॉबिन घबरा गया और बोला, आई एम सॉरी रिचा। बच्चों, खाना ठंडा हो रहा है, सूरज जी ने कहा। रॉबिन ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, आओ ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रिचा ने आह भरी और उसका पीछा किया। जब वह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो रिद्धिमा जी ने अचानक पूछा, तुमने एक दूसरे को कब से डेट करना शुरू किया? कल 6 महीने पहले, रिचा और रॉबिन ने एक ही टाइम में कहा। रॉबिन ने अपना गला साफ किया और कहा, मेरा मतलब है कि मैं पिछले 6 महीनों से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था और उसने कल मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सूरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वेरी गुड। तुम दोनों एक साथ रह रहे हो? रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम पहले एक साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक साथ ही रहेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों शर्मा मेंशन में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वह अभी खाली है और शर्मा एंटरप्राइजेज के काफी करीब है, इसलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सूरज जी ने कहा। पापा, आप और माँ वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? रॉबिन ने कहा। रिद्धिमा जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हारे अंकल के साथ कपूर मेंशन में रहेंगे, हम उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। रॉबिन ने आह भरते हुए कहा, आई विल थिंक अबाउट। हम जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रॉबिन को काटते हुए रिचा ने कहा, रिचा शर्मा मेंशन मल्होत्रा एंटरप्राइजेज से काफी दूर है, रॉबिन ने कहा। रिचा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव है, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में काम करती हो? सूरज जी ने पूछा। रिचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। कौन सा डिपार्टमेंट? सूरज जी ने पूछा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड हूँ, रिचा ने कहा। सूरज जी मुस्कुराए और कहा, अब यह बहुत अच्छा है। और हाँ, प्लीज मुझे तुम सर मत कहो, मुझे रोहित की तरह पापा कह सकती हो और तुम मुझे माँ कह सकती हो, रिद्धिमा जी ने कहा। रिचा मुस्कुराई और सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ विशाल का विला। जब तक विशाल अपनी नींद से उठा लगभग दोपहर हो चुकी थी। स्टडी रूम के चारों तरफ देखकर जब उसे श्रुति कहीं भी नहीं मिली तो उसकी भौहें तन गई और वह जल्दी से बेड से नीचे उतर गया। फिर अपने कपड़े पहनने के बाद विशाल सीधा सर्वेंट के रूम में चला गया। दूसरी ओर फोन श्रुति अभी अभी नहा कर थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही थी, तभी विशाल उसके रूम के अंदर आ गया। सर, श्रुति ने बेड से नीचे उतरने से पहले कहा। उसकी ओर बढ़ते हुए विशाल ने उसे अपनी ओर खींच लिया और पूछा, तुम क्यों चली गई? श्रुति ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सर मैं डर गई थी कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाऊंगा, विशाल ने कहा। श्रुति ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी ड्रेस को ऊपर उठाते हुए विशाल ने उसकी बॉडी को टच किया और कहा, अब तुम्हें अपने मास्टर की बात ना मानने पर पनिशमेंट मिलेगी। विशाल को कसकर गले लगाते हुए श्रुति मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हूँ। आप पहले मुझे अपने रूम में लेकर चलिए, फिर आप मेरे साथ जो चाहे वह कर सकते हैं। यह सुनकर विशाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर खींच लिया। विशाल के बेडरूम के अंदर। रूम के अंदर आने से पहले विशाल ने अपने सब ऑर्डिनेट में से एक से कहा कि किसी भी कीमत पर उसे कोई परेशान ना करे। रूम के अंदर आने के बाद विशाल ने पहले दरवाजा बंद कर दिया, फिर उसे किस करने लगा। उसे बेड पर धकेलते हुए विशाल जल्दी से उसके ऊपर आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता श्रुति ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, सर आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है। विशाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूँ। उसे दूर धकेलते हुए श्रुति उठी और बोली, मैं आपकी हेल्थ के साथ समझौता नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए, मैं पहले आपके लिए कुछ लाती हूँ। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद श्रुति एक मिल्क का ग्लास और सैंडविच लेकर रूम के अंदर आ गई। विशाल ने जल्दी से सैंडविच खा लिया और कहा, चलो अब शुरू करते हैं। श्रुति ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको जूस भी खत्म करना होगा।
पूरी ग्लास को खत्म करने के बाद विशाल ने अपना मुंह पोंछा और एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटा, लेकिन वह यह नोटिस नहीं कर पाया कि श्रुति के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर वह उसे किस करने लगा। क्या हुआ, वह अब तक बेहोश क्यों नहीं हुआ, श्रुति ने अपने मन में सोचा। फिर विशाल उसके पूरे बॉडी को किस करने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी के कपड़े उतारने लगा, लेकिन अचानक कुछ देर बाद वह श्रुति के ऊपर बेहोश हो गया। यह देखकर श्रुति ने उसके कंधे को हिलाते हुए चिल्लाई, अरे तुम जाग जाओ, तुम अब बेहोश नहीं हो सकते, तुम जाग जाओ। उसे दूर धकेलते हुए श्रुति फ्रस्ट्रेट होकर कराह उठी। अपनी डिजायर को पूरी ना करने की वजह से श्रुति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए उसने दरवाजा खोला और गार्ड को बुलाया जो रूम के बाहर खड़ा था, और यह कहा कि विशाल उससे कुछ कहना चाहता है। जब गार्ड रूम के अंदर आया तो श्रुति उसके गले लग गई और उसके पूरी बॉडी पर किस करने लगी। ने उसे दूर धकेल दिया और कहा, तुम पागल हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और तुमने सर के साथ क्या किया। उसकी बात को इग्नोर करके श्रुति अपनी बॉडी को उसे दिखाने लगी। अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर वह गार्ड भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे वापस किस करने लगा। कुछ देर बाद वह अपने कपड़े पहनते हुए गार्ड ने कहा, इस बारे में किसी को मत बताना। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए श्रुति उसके पेट पर बैठ गई और बोली, टेंशन मत करो, किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। गार्ड मुस्कुरा और बोला, लगता है तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई हो ना। उसकी ओर झुककर श्रुति ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख लिया और एक छोटी सी नाइफ निकालकर उसका गला काट दिया। उसके गालों को थपथपाते हुए श्रुति ने कहा, मैंने सच में बहुत एंजॉय किया, लेकिन बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें मरना पड़ा। फिर वहां से उठ गई और अपने कपड़े पहनने के बाद ब्लू फोल्डर को ढूंढने लगी। कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद उसे 4 ब्लू फोल्डर मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा फोल्डर है। उसने उन सब को ले जाने का डिसीजन लिया। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने दरवाजा खोला और चली गई। सर्वेंट क्वार्टर में वापस आने के बाद श्रुति फ्रेश हुई और फिर बलराज को कॉल किया। मुझे फोल्डर मिल गया है, श्रुति ने कहा। गुड, अब विशाल के उठने से पहले वहां से चली जाओ, मैं किसी को बाद में तुम्हारे यहाँ लाने के लिए भेज दूंगा, बलराज ने फोन काटने से पहले कहा। एक पुराने अपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि आज संडे था इसीलिए श्रेया घर की सफाई कर रही थी। वह जब क्लीनिंग में बिजी थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमिंग, श्रेया चिल्लाई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह भौंचक्का हो गई और चिल्लाई, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम्हें पता है कि मैं कितनी टेंशन में थी और तुम्हारे कस्टमर ने मेरा पीछा किया। ओ गॉड, प्लीज चिल्लाना बंद करो, मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है, इसलिए मेरे लिए कुछ खाना बना दो। सामने खड़ी एक लड़की चिल्लाई। उसे रोकते हुए श्रेया ने कहा, श्रुति तुम्हें यह सब बंद करना होगा, मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। श्रुति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम चुप रहोगी और मुझे आराम करने दोगी? इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ जाने लगी। श्रुति और श्रेया दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों देखने में बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी थी, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनका नेचर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट था। श्रेया बहुत ही काइंड और सुमित लड़की थी जिसने हमेशा अपनी लाइफ को रूल्स और प्रिंसिपल के साथ दिया। वह बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी। वह दोपहर तक एक हार्डवेयर स्टोर में और उसके बाद एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थी। वह बहुत कमाती थी, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था वह उसी में खुश रहती थी। दूसरी ओर श्रुति एक कैरेक्टरलेस लड़की थी जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था। वह हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करती थी और हमेशा श्रेया का मजाक उड़ाती थी। उसके लिए पैसे ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, चाहे वह इलीगल तरीके से कमाए जाएं या लीगल। वह सेक्स एडिक्ट भी थी। पहले वह सिर्फ प्लेस के लिए किसी भी रैंडम इंसान के साथ सोती थी, लेकिन बाद में वह कुछ आदमियों को सेड्यूस भी करने लगी और फिर उसके साथ सोने के बाद उनके पैसे लूटकर भाग जाती थी। श्रुति को उस शख्स की उम्र और चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। अगर उस इंसान के पास पैसा होता है और वह उसे खुशी दे सकता तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन श्रेया कभी भी उसके पैसों को हाथ नहीं लगाती थी। वह हमेशा अपने रनिंग किए हुए पैसों से सब कुछ पेमेंट करती थी। श्रेया अपने ट्विंस सिस्टर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी। उनका चेहरा एक जैसा होने की वजह से हमेशा बाकी सब उसे श्रुति ही सोचते थे और श्रुति के गंदे कामों की वजह से उसे हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता था।
मेलमैन से लेकर उनके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड तक श्रुति सबके साथ सो चुकी थी, इसलिए श्रेया के लिए हर रोज उनका सामना करना बहुत मुश्किल होता था। एक जैसा चेहरा होना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए श्रेया ने आह भरी और फिर से अपना काम करने लगी। अपना काम खत्म करने के बाद वह श्रुति के रूम के अंदर चली गई। उसके डर्टी क्लॉथ को उठाते हुए श्रेया ने कहा, श्रुति उठो और अपने कपड़े धो लो। तो श्रुति ने कराहते हुए कहा, प्लीज एक ओल्ड लेडी की तरह बिहेव करना बंद करो और मुझे परेशान मत करो, आज मेरा दिन बहुत खराब रहा। श्रेया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह श्रुति को अकेला छोड़ना चाहती थी और एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी और उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह हमेशा श्रुति की देखभाल करेगी। सारा काम खत्म करने के बाद श्रेया सोने के लिए अपने रूम के अंदर चली गई। कल की रात उसके लिए पहले ही बहुत डरावनी थी। अगर कबीर नहीं होता तो भगवान जाने क्या होता। बेड पर लेटकर श्रेया पलट गई और बड़बड़ाई कबीर। फिर वह सो गई, लेकिन कुछ देर बाद किसी चीज की आवाज आने पर श्रेया जाग गई। श्रेया, दरवाजा खोलो, श्रुति बाहर से चिल्लाई। श्रेया की भौहें तन गई और वह धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतर गई। तुम अब क्या चाहती हो? श्रेया ने पूछा। मुझे पैसे चाहिए, श्रुति ने कहा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे अभी कहीं जाने की जरूरत है, श्रुति ने कहा। कमरे के अंदर चलते हुए श्रेया ने अपना पर्स निकाला और कहा, मुझे देखने दो, लेकिन उससे पहले ही श्रुति ने उसका पर्स छीनते हुए बाहर भागी। मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगी। उसका पीछा करते हुए श्रेया चिल्लाई। नहीं श्रुति, वह पैसे रेंट के लिए हैं, प्लीज रुक जाओ। फ्लेक्सी कंपाउंड। जब कुणाल वॉशरूम से बाहर निकला तो कीर्ति पहले से ही अपनी पैकिंग कंप्लीट कर चुकी थी। क्या हो गया? मैंने तुम्हारे कपड़े पहले ही निकाल दिए हैं, उन्हें पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, कीर्ति ने वॉशरूम की ओर चलने से पहले कहा। तभी कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे पीछे से गले लगाते हुए कुणाल ने उसके सिर पर किस किया और कहा, आई लव यू। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, लव यू टू, लेकिन आज तुम सोफे पर ही सो रहे हो। मैं अपना डिसीजन नहीं चेंज करने वाली। उसे गले लगाते हुए कुणाल ने अपने गाल थपथपाए और कहा, ठीक है। कुछ देर उसके गालों को सहलाने के बाद कीर्ति मुस्कुराई और वॉशरूम के अंदर चली गई। रॉबिन का विला। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सूरज जी ने कहा। रिद्धिमा जी मुस्कुराई और पूछा, रिचा, क्या मैं तुमसे एक सेकंड के लिए बात कर सकती हूँ? रिचा मुस्कुराई और सिर हिलाया और कहा, ओके, हम गार्डन में चलकर बात कर सकते हैं। रिद्धिमा जी ने अपना सिर हिलाया, फिर वह दोनों बाहर गार्डन की तरफ चली गई। गार्डन में आकर रिद्धिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने रोहित के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसे एक्सेप्ट किया। आपको पता है? रिचा ने पूछा। रिद्धिमा जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके पास नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा उसकी एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखती थी। जब मैंने सुना कि वह कैसे एक वुमेनाइजर बन गया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं हेल्पलेस थी। रिचा का हाथ पकड़कर रिद्धिमा जी ने कहा, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें लेक्चर देने का कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, प्लीज उसे खुश रखना, उसे वह सारी खुशी देना जिसका वह हकदार है। मेरी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैंने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। रिचा ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप रॉबिन की माँ हैं और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। आपको कुछ डिसीजन लेने पड़े थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है और आप सभी एक साथ हैं, तो हम पास्ट में रहकर अपने फ्यूचर को क्यों खराब करें? रॉबिन आपसे प्यार करता है और वह अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। क्या वह सच में मुझे प्यार करता है? रिद्धिमा जी ने पूछा। रिचा मुस्कुराई और कहा, हाँ, वह करता है। वह आपको फिर से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपको बस इतना करना है कि उसको माँ का प्यार मिले जिसके लिए वह तरस रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम रोहित के साथ हो। रिचा को गले लगाने से पहले रिद्धिमा जी ने कहा। सूरज जी और रिद्धिमा जी के जाने के बाद रॉबिन ने रिचा को गले लगा लिया और पूछा, तो तुम दोनों ने क्या बात की? रिचा ने हंसते हुए कहा, यह लड़कियों की पर्सनल बात है, तुम नहीं समझोगे।
सिंघानिया पैलेस। रुद्र और आराध्या मूवी देखने के लिए एक मूवी सिलेक्ट कर रहे थे, तभी उसके फोन पर सार्थक का कॉल आया। जाकर बात कर लीजिए, आराध्या ने कहा। उसके गाल पर एक किस करके उठते हुए रुद्र ने कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। क्या हुआ? फोन रिसीव करके रुद्र ने पूछा। सार्थक मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता है एक इंसान कॉल रिसीव करके पहले उसे हेलो कहते हैं, लेकिन तुम ओके फॉरगेट इट, मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए कॉल किया है। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। विशाल को मेरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। किसी ने उसे किसी तरह की नींद की गोली का ओवरडोज दे दिया। उसकी हालत बहुत सीरियस थी लेकिन अब स्टेबल है। साथ में उसका एक आदमी भी एडमिट है जिसका किसी ने गला काट दिया है और उसका बहुत खून बह चुका है। वह भी बहुत सीरियस कंडीशन में है, सार्थक ने कहा। रुद्र ने भौं चढ़ाई और कहा, तुम्हारा मतलब है? सार्थक ने अपना सिर बुरी तरह से हिलाते हुए कहा, हाँ। और यह कौन हो सकता है? रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। बलराज इज रियली समथिंग, मुझे नहीं पता कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। जब टाइम आएगा हम उसे मार डालेंगे, सार्थक ने कहा। क्या उसने ऐसा करने के लिए किसी को भेजा था? रुद्र ने पूछा। सार्थक ने अपने कंधे उचकाए और कहा, हो सकता है, हमें पता लगाना है कि एक्चुअली क्या हुआ था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा था, गेट इट, विशाल जरूर उसे नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई शौक नहीं लगा अगर मुझे यह पता चले कि बलराज ने किसी लड़की को भेजा है। यह सब कहने के लिए, लेकिन क्यों? बलराज ऐसा क्यों करेगा? क्या वह और विशाल पार्टनर्स नहीं है? सार्थक ने कहा। मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो सार्थक बताओ, अन्ना कैसी है? रुद्र ने पूछा। सार्थक ने आह भरी और कहा, वह बहुत मोटी हो गई है और बिना किसी कारण के मुझ पर चिल्लाती रहती है। मैं पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, रुद्र ने हंसते हुए कहा। कुछ महीनों के बाद हालत और खराब हो जाएगी, मुझे डराओ मत। क्या तुमने सिद्धार्थ के बारे में कुछ सुना? सार्थक ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसने मुझे कॉल नहीं किया। सार्थक हंसा और बोला, हो सकता है वह बेबी मेकिंग में बिजी हो। मल्होत्रा मेंशन, हम एक बेबी क्यों नहीं ले सकते? आराध्या भी प्रेग्नेंट है, अन्ना भी प्रेग्नेंट है और मैं भी प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ ने बेबसी से आह भरते हुए कहा, वैशाली इतनी जल्दी क्या है? हमने अभी अभी शादी की है। वैशाली ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, वह सभी प्रेग्नेंट हो गई हैं और अन्ना भी मुझसे पहले प्रेग्नेंट हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इम्पोर्टेंट हो? उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ की सांसें लगभग रुक गई थी। उसने जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यह किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। फिर हम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकते? वैशाली ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है वैशाली, तुम इतना और इरिटेट क्यों हो रही हो? हम बाद में भी बेबी के बारे में सोच सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मुझे एक बेबी चाहिए। मैं भी प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेबी भी आराध्या के बच्चे के साथ वैसे ही बड़ा हो जैसे हमने किया। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेबी सार्थक और मिस्टर सिंघानिया के बेबी के साथ बड़ा हो? सिद्धार्थ ने आह भरी और सिर हिलाया। ओके, वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो आज से कोशिश करना शुरू करते हैं। क्या तुम सच में इतना डेस्परेटली प्रेग्नेंट होना चाहती हो? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली ने जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। क्या तुम डिलीवरी के टाइम का वह दर्द सह पाओगी? सिद्धार्थ ने पूछा। क्या तुम आधी रात को उठकर बेबी का डायपर चेंज कर पाओगे? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, वैशाली ने कहा। क्या तुम? सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने भौहें चढ़ाई और चिल्लाई, ओके स्टॉप। अगर तुम मुझे बेबी नहीं देना चाहते हो तो मेरे पास भी ऑप्शन है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। कपूर मेंशन। जब रिद्धिमा जी और सूरज जी कपूर मेंशन में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर कुणाल और कीर्ति पहले से ही मौजूद थे। कुणाल ने जैसे ही रिद्धिमा जी की तरफ देखा उसे डर के आंखें चौड़ी कर ली। वह कल बेस पर रिद्धिमा जी से मिला था, लेकिन वह उन्हें यह बताना भूल गया कि इस बारे में उनके पापा के सामने बात न करे। अरे तुम दोनों आ गए। मैं कीर्ति और कुणाल काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, नीरज जी ने कहा। रिद्धिमा, यह कुणाल यानी सूरज का सबसे छोटा बेटा, और यह कीर्ति, सूरज जी ने कहा। रिद्धिमा जी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं कल ही इस यंग हैंडसम बॉय से मिली थी। रिद्धिमा जी बोलते बोलते रुक गई जब उन्होंने देखा कि कुणाल अपने होठों पर उंगली रखकर जोर से अपना सिर हिला रहा है। रियली, तुम उससे कहाँ मिली? नीरज जी ने पूछा। रिद्धिमा जी ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, मैं उससे सुपरमार्केट में मिली थी। कुणाल हंसा और बोला, अरे हाँ, अब मुझे याद आया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप रिद्धिमा आंटी हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि तुम नीरज के बेटे हो, रिद्धिमा जी ने कहा। कुणाल और कीर्ति आज अमेरिका के लिए निकल रहे हैं, इसलिए जाने से पहले
तुमसे मिलना चाहते थे। नीरज जी ने कहा। कितने दिनों के लिए? सूरज जी ने पूछा। हम जल्दी ही लौटेंगे, कुणाल ने कहा। रिद्धिमा जी और सूरज जी से कुछ देर बात करने के बाद कुणाल ने कहा, अब हमें जाना चाहिए क्योंकि हम आराध्या दी के यहाँ पर भी जा रहे हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए। सिंघानिया मेंशन। हबी, ऐसा मत करो, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यह सॉन्ग पसंद नहीं। आप मेरी मूवी का फ्लो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आराध्या ने कहा। बस थोड़ा सा। अरे अरे यहाँ से, रुद्र ने कहा। आराध्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब यह आखिरी हिस्सा है, वह मरने वाले हैं। रुद्र ने अपना माथा खुजलाया और कहा, तुम पहले से ही जानती हो कि असल में पहले क्या हुआ था, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उसे तकिए से मारते हुए आराध्या चिल्लाई, आप इस रूम से बाहर निकलो। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इतना वायलेंट मत हो, यह तुम्हारे और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आप हर बार मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप कल से ऑफिस जाना शुरू कर दें, आराध्या ने कहा। रुद्र ने भौं चढ़ाई और पूछा, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वही कर रही हूँ। तो अब आप कल से ऑफिस जाना शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर अकेली रहो, फिर जो मन में आए वह करो, रुद्र बोला। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप घर पर रहेंगे या फिर अपना काम बंद कर देंगे? आप इतने बड़े कंपनी के ऑनर हैं और कितने सारे लोग आप पर डिपेंड हैं। आप इस तरह घर पर नहीं बैठ सकते। लेकिन रुद्र के सैड एक्सप्रेशन देखकर आराध्या ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने सोचा है कि मैं कुछ काम करूँ, जैसे क्लोजेट सेट करना, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना और थोड़ा छोटा मोटा काम। मैं बैठे बैठे और सोकर बोर हो गई हूँ। मैं लंच के टाइम पर आपके ऑफिस भी आऊंगी आपका लंच लेकर, फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे। रुद्र ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं रजत से कल से सब कुछ फिर से स्टार्ट करने के लिए कहूंगा। उसके होठों पर एक किस करते हुए आराध्या ने कहा, गुड बॉय। तभी एक मेड ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, आराध्या ने कहा। सर, मैडम, कुणाल सर और कीर्ति मैम आप दोनों से मिलने यहाँ पर आए हैं, मेड ने कहा। हम आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर वेट करने के लिए कहो, आराध्या ने कहा। मेड के चले जाने के बाद आराध्या रुद्र की ओर मुड़ी और पूछा, आपने उसे मुझसे मिलने के लिए कहा था ना? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा। बिस्तर से नीचे उतरते हुए आराध्या ने रुद्र की बाहों में अपनी बाहों को फंसाने से पहले अपने कपड़े ठीक किए और कहा, आपको कुणाल को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही बहुत परेशान है। क्या कुछ दिन पहले तुम्हें या नहीं कह रही थी कि वह तुमसे प्यार नहीं करता? रुद्र ने पूछा। आराध्या हंसी और बोली, तो आपने सच में उसे यहाँ आने के लिए कहा था? जब कुणाल ने आराध्या और रुद्र को नीचे आते देखा तो उसने जल्दी से अपनी बड़ी बहन को गले से लगा लिया और कहा, आराध्या दी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। उसके कमर पर पंच करते हुए आराध्या ने कहा, तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आते और यहाँ तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मिस करते हो। मैं थोड़ा बिजी था, कुणाल ने कहा। कुणाल की बातों को थोड़ा इग्नोर करते हुए आराध्या ने कीर्ति की तरफ देखा और पूछा, कीर्ति तुम कैसी हो? कीर्ति मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ भाभी, हम आज अमेरिका जा रहे हैं, इसलिए हम जाने से पहले आपसे मिलना चाहते थे, कुणाल ने कहा। क्यों? आराध्या ने पूछा। मुझे वहाँ कुछ काम है, कुणाल ने कहा। उसके गालों को खींचते हुए आराध्या ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना और वापस आने से पहले मेरे लिए गिफ्ट लेकर आना, कुणाल ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं जरूर लाऊंगा। हमें अभी निकलना होगा, हमें पहले ही देर हो चुकी है। अंगद और टीना एयरपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, रुद्र ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कीर्ति के साथ चला गया। एयरपोर्ट फ्लाइट 1 घंटा लेट है, अंगद ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, तो इतना अपसेट क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? टीना मुझसे बात नहीं कर रही, वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही, अंगद ने कहा। तुमने क्या किया? कुणाल ने पूछा। अंगद ने आह भरते हुए कहा, वेल, सबरीना ने मुझे कॉल किया था और मुझे नहीं पता कि क्यों। टीना ने मैसेज देखा और कहा, अब वह नाराज है, कुणाल हंसते हुए बोला। सबरीना तुम्हारी एक्स है ना? अंगद ने अपना सिर हिलाया और पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो टीना ने मुझे 3 दिनों तक बात नहीं की थी। गॉड विल हेल्प यू, कुणाल ने कहा। अंगद ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, वह क्या, मैंने तुम्हें बताया कि रोहन कल से हमारे बेस के बाहर हमारा इंतजार कर रहा है? कुणाल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, क्यों?
वेल, तुम्हें पता है क्यों? अंगद ने कहा। कुणाल मुस्कुराया और बोला, अब यहाँ और इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोहन सेंसिबल है और उससे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अंगद ने कहा। इट्स गुड दैट ही इज सेंसिबल, कुणाल ने कहा। अंगद मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जय जो मैं सोच रहा हूँ? कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कुछ बिग चेंज करने का टाइम है। अंगद मुस्कुराया और कहा, लेट्स टू इट ब्रो। वहीं दूसरी तरफ एक दूर इलाके में कैब से उतरकर श्रुति ने अपने कपड़े ठीक किए और एक आदमी की तरफ चलने लगी जो उससे कुछ ही दूर पर खड़ा था। वह आदमी पतला और उसका स्किन थोड़ा सांवला था। वह 6 फीट लंबा था और उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। श्रुति मुस्कुराई क्योंकि उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। श्रुति ने अपनी ड्रेस को पूरी तरह से एडजस्ट किया जिससे उसके गहरे क्लीवेज सामने आ गए। क्या आप श्रुति हैं? उस आदमी ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा। उसे सडेक्टिव स्माइल देते हुए श्रुति ने कहा, हाँ मैं ही श्रुति हूँ। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फोल्डर। कुछ कदम उसकी ओर बढ़ते हुए श्रुति ने कहा, जल्दी क्या है? वह क्या चाहती थी यह जानकर वह आदमी मुस्कुराया। उसे अपने कंधे पर उठाकर वह उसे एक अंधेरी गली में ले गया और वही किया जो वह उससे करवाना चाहती थी। फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए उस आदमी ने कहा, अब मुझे फोल्डर दे दो। पहले मेरे पैसे दे दो, श्रुति ने कहा। तो उस आदमी ने एक सूटकेस उसे दे दिया। श्रुति ने अपने बैग से 4 ब्लू फोल्डर निकालते हुए कहा, 4 फोल्डर थे इसलिए मैं सारे ले आई। हर एक फोल्डर को चेक करते हुए वह आदमी मुस्कुराया जब उसे आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था। बाकी 3 फोल्डर फेंकते हुए वो उस आदमी ने कहा, कुछ दिनों के लिए अपना चेहरा इधर उधर मत दिखाना, वह तुम्हें जरूर ढूंढेगा। श्रुति ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, ठीक है। फिर कुछ देर तक वह उस आदमी को घूरता रहा और पीछे मुड़कर चला गया। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुम फिर से यह करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस आदमी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, तुम मुझसे इतनी स्पेशल भी नहीं हो। श्रुति ने आंखें मूंद ली और चिल्लाई, मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। दूसरी ओर सर यह रहा फोल्डर, आदमी ने कहा। फोल्डर उसके हाथ से लेते हुए बलराज हंसा और बोला, यही तो है, मैं जानता था कि एक लड़की ही उस हरामी को चकमा दे सकती है। फोल्डर को खोलते हुए जब बलराज ने फोल्डर पर लिखी गई सभी चीजों को पढ़ा तो उसकी आंखें चमक उठी। बस इतना ही, अब मैं आसानी से अपने प्लान पर वर्क कर सकता हूँ, बलराज ने कहा। सर, अमेरिका से कुछ लोग यहाँ पर रहने वाले एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और इसके लिए वह हमें एक बिग अमाउंट देने के लिए रेडी हैं, आदमी ने कहा। बलराज की आंखों में चमक आ गई। क्या यह तो वंडरफुल है। उसे बस एक आदमी के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी और उसके लिए उसे एक बिल अमाउंट मिल जाता है। ओके, हाँ कह दो, बलराज ने कहा। वह आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। उस आदमी के चले जाने के बाद बलराज हंसा और बोला, सिंघानिया फैमिली का अंत सामने ही है। दूसरी तरफ श्रुति के लिए उस जगह से कैब लेना बहुत मुश्किल था। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार उसे कैब मिल ही गई। फिर कैब से उतरकर सोडा मशीन की ओर चलते हुए श्रुति ने श्रेया के पर्स से कुछ निकाल लिया और सोडा मशीन के अंदर डालने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि कोई उसे घूर रहा। वही है, एक आदमी ने कहा। श्रुति ने आंखें मूंद ली और उसे नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी ने अपना गला साफ किया और कहा, आज तुम कैसा फील कर रही हो? उस आदमी की ओर मुड़ते हुए श्रुति ने पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उस आदमी ने अपनी भौहें उठाई जब उसे अपने सामने खड़ी लड़की के बारे में कुछ अलग महसूस हुआ। अपने माथे को सहलाते हुए उसने कहा, हो सकता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं वह आदमी हूँ जिसने तुम्हें कल बचाया था। मेरा नाम कबीर है, तुम्हें याद आया? उसे बहुत परेशान देख श्रुति चिल्लाई और बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती इसलिए दूर रहो। कबीर ने भौं चढ़ाकर पूछा, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? श्रुति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हो सकता है क्योंकि तुम हैंडसम नहीं हो। अब यहाँ से निकल जाओ। कबीर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने कहा, मैं हैंडसम नहीं हूँ? इसका क्या मतलब है? कल जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी तब तुम मेरे साथ कितनी स्वीट थी और अच्छा बिहेव कर रही थी, और अब तुम मेरे साथ इतनी रूडली बिहेव कर रही हो। श्रुति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं नहीं, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती, जस्ट गेट लॉस्ट। कबीर को अपनी बॉडी में खून खौलता हुआ महसूस हो रहा था। पिछली रात वह जिस स्वीट ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में सोचते हुए सो नहीं सका, जो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, जो बहुत इनोसेंट और क्यूट लग रही थी, और अब वह उससे पहचानने से इनकार कर रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। कबीर के लिए यह सब हैंडल करना बहुत मुश्किल था। कुछ देर उसे भूलते हुए जमीन पर पैर पटकते हुए कबीर कार की ओर बढ़ा। उसके साथ जो गार्ड थे उन्हें उस पर सिंपैथी हो रही थी, या वही गार्ड थे जिन्होंने उस लड़की को मतलब श्रेया को घर ड्रॉप किया था। यहाँ तक कि उन दोनों गार्डों को भी उसका बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था।
कल उसे घर छोड़ने के बाद उस लड़की ने उन्हें बहुत बार थैंक यू कहा और साथ ही कुछ कॉफी और स्नैक्स के लिए उन्हें अपने साथ अंदर चलने के लिए मजबूर किया था। कई बार उसे मना करने के बाद जब वह लड़की उनसे जिद करती रही तो वह दोनों बेमन से सहमत हुए और उनके अपार्टमेंट में चले गए। उस लड़की के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी और मासूम मुस्कान रहती थी जो उसे बहुत खूबसूरत बनाती थी। और अब जब उन्होंने उसी लड़की को बहुत ही रूडली बात करते हुए देखा तो उन्हें भी यह सब काफी अजीब लगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह वही लड़की है? एक गार्ड ने पूछा। दूसरे गार्ड ने अपने कंधे उचकाए और कहा, हाँ, यह वही लड़की है क्योंकि उसका चेहरा एकदम सेम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह वह स्वीट लड़की है जिसे हमने घर पर छोड़ा था। हाँ, उसके जैसा एरोगेंस और इतना डिलीशियस ब्राउनी कैसे बन सकता है? दूसरे गार्ड ने कहा, ओहो ब्राउनी, मैंने आज तक जितने भी टेस्ट किया उससे वह सबसे ज्यादा डिलीशियस है, गार्ड ने कहा। जब दोनों गार्ड बात करने के बाद कार के अंदर बैठे तो कबीर के डार्क एक्सप्रेशन देखकर वह दोनों डर के मारे कांप उठे। वह आदमी पीछे की सीट पर हाथ जोड़े बैठा था, बिना पलक झपकाए। भगवान जाने वह क्या देख रहा था। क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए? गार्ड फुसफुसाया। दूसरा गार्ड डर के मारे गिड़गिड़ाया और कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी यही करना चाहिए। जैसे ही वह कार से बाहर कूदने और अपनी जान बचाने के लिए भागने वाले थे, कबीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, कार स्टार्ट करो। उसकी वॉइस को सुनकर दोनों गार्ड के पूरी बॉडी में सेंसेशन होने लगा। यस बॉस, एकदम आखिरकार कहने में कामयाब रहा। खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेते हुए उस आदमी ने कार का इंजन चालू किया और बेस की ओर चल पड़ा। बेस कार के रुकने का इंतजार किए बिना कबीर कार से बाहर कूद गया और अंदर जाने लगा। रॉकी जो बाहर खड़ा था और रुद्र से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कबीर क्या कर रहा है तो वह उसकी ओर चल पड़ा। कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए रॉकी ने कहा, ऐसा मत करो यार, डेंजरस है। उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बिना कुछ कहे कबीर अपने रूम की तरफ जाने लगा। कबीर, क्या हुआ? रॉकी चिल्लाया। क्या हुआ है? रुद्र ने पूछा। बॉस, कबीर बहुत अपसेट लग रहा है, रॉकी ने कहा। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, जाओ और उसे कंफर्ट दो और अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो मुझे तुरंत कॉल करना। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यस बॉस। कॉल काटने के बाद रॉकी उन दो गार्डों के पास गया और पूछा, आखिर हुआ क्या था? पूरी स्टोरी सुनने के बाद रॉकी बिना हंसे नहीं रह सका। तो यही वजह है कि कबीर कैसे दिल टूटा, आशिक की तरह लग रहा था। दोनों गार्ड ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस हंसो मत, सिचुएशन बहुत सीरियस है। उसके बाद कबीर बॉस ने कई मिनट तक पलक नहीं झपकाई। रॉकी ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, एक बार भी नहीं? दोनों गार्ड ने जोर से सिर हिलाया। रॉकी ने आह भरते हुए कहा, ओके लेट्स गो। कबीर के रूम के अंदर जब रॉकी और वह दोनों गार्ड रूम के अंदर आए तो उन्होंने देखा कबीर फर्श पर अपने हाथ और पैर फैलाकर सो रहा था। उसकी ओर दौड़ते हुए रॉकी ने भौं चढ़ाई और कहा, तुम पागल हो, उठो और बेड पर सो जाओ। लेकिन कबीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सुना ही नहीं। फर्श पर घुटनों के बल झुककर रॉकी ने उसके कंधे हिलाए और पूछा, कबीर क्या तुम ठीक हो? लेकिन कबीर ना तो हिल रहा था और ना ही पलक झपका रहा था। वह खुली आंखों से बस छत को निहार रहा था। क्या कोई इंसान दिल टूटने से मर सकता है? गार्ड ने पूछा। दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिला और कहा, हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि दिल टूटने से एक इंसान की मौत हो सकती है। तो तुम्हारा मतलब है कि कबीर बॉस भी? क्या तुम दोनों चुप हो जाओगे? रॉकी चिल्लाया तो वह दोनों डर के मारे उछल पड़े। कबीर, कम से कम उठो और मुझसे बात करो। जो कुछ भी है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, तुम मुझे डरा रहे हो, रॉकी ने कहा। एक गहरी सांस लेते हुए कबीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वह मुझे पहचान नहीं पाई और वह पहले ही तरह क्यूट और स्वीट भी नहीं है। रॉकी ने आह भरते हुए कहा, इट्स ओके कबीर, वह कल रात बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह कल एक एंजल की तरह लग रही थी। गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, उसके बारे में सब कुछ बहुत स्वीट और लवली था। लेकिन आज जो हुआ था उसे याद करके कबीर की भौहें तन गई। आज क्या? रॉकी ने पूछा। उठते हुए रॉकी ने अपने पैर को क्रश किया और कहा, रॉकी, मैंने आज उसे देखा जरूर है, लेकिन मुझे उसमें आज कुछ अलग लगा। उसने वह मासूमियत नहीं थी, वह स्वीटनेस नहीं थी। हाँ, उसका चेहरा वही था, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस सही कह रहे हैं, वह लड़की और लड़की से बहुत अलग थी जिसे हमने कल रात घर छोड़ा था। वह लड़की बहुत अच्छी थी और उसने हमें
कल अंदर बुलाया और हमें फ्रेश ब्रेड ब्राउनी दी, जो कि बहुत अच्छी थी। उसके पास खड़े गार्ड ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, अरे यह बकवास बोल रहा है। जब दूसरे गार्ड ने कबीर के डार्क फेस पर ध्यान दिया तो वह डर के मारे कांप उठा और बोला, हाँ हाँ, मैं बकवास कर रहा था। वह मुझे लगता है कि तुम्हें बुखार है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन देता हूँ। गार्ड ने दूसरे गार्ड को अपने साथ घसीटने से पहले कहा। स्टॉप! कबीर चिल्लाया और वह दोनों, जो पहले से ही बहुत डरे हुए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल रो देंगे। उसकी ओर बढ़ते हुए कबीर ने उन्हें इशारा किया और कहा, तुम दोनों कल रात उसके अपार्टमेंट में गए और उसके हाथों से बनाई हुई ब्राउनी भी खाई? दूसरा गार्ड डर के मारे कांप उठा और बोला, मैं भी। जैसे ही उसने कबीर के एक्सप्रेशन डार्क होते हुए देखे तो कबीर ने कहा, मैं कभी उसके अपार्टमेंट के अंदर नहीं गया, उसकी ब्राउनी नहीं खाई, मुझे यह भी नहीं पता कि वह कहाँ रहती, और तुम दोनों ने वह सब किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे उसके अपार्टमेंट में सबसे पहले जाना चाहिए था और उसके ब्राउनी को भी टेस्ट करना चाहिए था। एक सेकंड! गार्ड के कंधे को पकड़ते हुए कबीर ने पूछा, तो मुझे बताओ कि ब्राउनी कैसी थी? क्या वे डिलीशियस थी? दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह सब बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं थी। यह सुनकर कबीर के एक्सप्रेशन और ज्यादा डार्क हो गए और वह चिल्लाया, तुमने उसकी ब्राउनी के बारे में बुराई करने की हिम्मत की? इतना कहकर वह उसके कंधे को और भी ज्यादा जोर से दबाने लगा। दूसरा गार्ड दर्द से करा उठा और चिल्लाया, नहीं, बहुत डिलीशियस थी। मैंने आज तक जितनी भी खाई हैं, वह उन सब में सबसे ज्यादा डिलीशियस ब्राउनी थी। उसके बगल की दीवार पर मुक्का मारते हुए कबीर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर उसकी डिलीशियस ब्राउनी चखने की? दूसरी ओर हॉस्पिटल। विशाल को होश में आए कुछ घंटे हो चुके थे, लेकिन उसने किसी से बात करने से इनकार कर दिया और ना ही किसी से मिला। जब वह लंच के लिए अपने रूम से बाहर नहीं आया तो गार्ड को उसकी चिंता हुई और वह जब अंदर आया तो उसने देखा कि एक गार्ड जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और विशाल को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखा। यह सब देखकर वह चौंक गया। जब उसने उनकी पल्स चेक की तो दोनों जिंदा थे, इसलिए वह उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आया था। हालांकि विशाल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तब उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, लेकिन कुछ देर बाद वह ठीक हो गया। दूसरी ओर गार्ड की कंडीशन अभी भी बहुत सीरियस थी। काफी देर तक सोचते रहने के बाद विशाल का असिस्टेंट उसके रूम के अंदर आया। उसने क्या लिया? विशाल ने पूछा। ब्लू फोल्डर, सब ऑर्डिनेट ने कहा। यह सुनकर विशाल का फेस डार्क हो गया। अपनी उंगलियों को मुट्ठी में दबाते हुए विशाल ने कहा, महेंद्र सिन्हा को कॉल करो। सब ऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और तुरंत महेंद्र जी का नंबर डायल किया। फिर विशाल को फोन पास करते हुए सब ऑर्डिनेट ने कमरे से बाहर चला गया। व्हाट इज दिस? महेंद्र जी ने पूछा। एक गहरी सांस लेने के बाद विशाल ने कहा, बलराज ने मेरा ब्लू फोल्डर ले लिया। महेंद्र भौचक्का हो गया और चिल्लाया, मैंने कहा था कि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं भूल गया। लेकिन यह मेरी गलती नहीं, उसने वह फोल्डर लेने के लिए मुझे फंसाया। विशाल ने कहा, अगर इस वजह से कपूर फैमिली या फिर किसी और को नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, महेंद्र जी ने कहा। विशाल ने आह भरते हुए कहा, मैं कभी भी कपूर फैमिली को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और आप यह जानते हैं मैंने उस फोल्डर को उस दिन से नहीं छुआ था जब आपने मुझे उनसे दूर रहने के लिए कहा था। महेंद्र जी ने भौहें चढ़ाई और कहा, अगर उसने मेरी फैमिली या फिर आराध्या को छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा, और अगर तुमने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ आपको वार्निंग देना चाहता था। बी केयरफुल और बिलीव मी, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी उसे उस तरह ही मारना चाहता हूँ, विशाल ने फोन काटने से पहले कहा। कई साल पहले जब महेंद्र जी और विशाल रुद्र को हराने के लिए हाथ मिलाया था, उस टाइम विशाल ने रुद्र से रिलेटेड सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन रुद्र की शादी के बाद विशाल ने अपने आदमियों से कपूर फैमिली की सारी डिटेल लाने के लिए कहा था और यह सब उस ब्लू फोल्डर में था, बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी। लेकिन जब महेंद्र जी ने इस बारे में सुना तो उन्होंने विशाल को वार्निंग दी कि वह कपूर फैमिली को टच भी ना करे और उनसे बहुत दूर रहे। उसने उसे उस फोल्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए विशाल आसानी से तैयार हो गया था। महेंद्र जी के विशाल के साथ पार्टनरशिप तोड़ने के बाद विशाल ने बलराज के साथ हाथ मिलाया। जब बलराज ने उसे बताया कि सिंघानिया फैमिली के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है तो विशाल ने उसे सिंघानिया फैमिली के सारे इन्फॉर्मेशन दे दी और साथ में कपूर फैमिली की भी। लेकिन जब बलराज ने कपूर फैमिली के बारे में उससे पूछा तो विशाल ने उसे कपूर फैमिली के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उससे उनसे दूर रहने के लिए कहा।
एक दिन जब विशाल बहुत ज्यादा नशे में था तो उसने बलराज को उस ब्लू फोल्डर के बारे में बताया जिसमें कपूर फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगली सुबह जब बलराज ने उससे फोल्डर मांगा तो विशाल ने उसे यह कहते हुए सीधे मना कर दिया कि स्टे अवे फ्रॉम डे, यह आपके और मेरे दोनों के लिए अच्छा है कि हम उनके साथ खिलवाड़ ना करें। विशाल महेंद्र जी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था क्योंकि महेंद्र जी को उसके डार्क सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ पता था और वह उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन बलराज के लिए सिंघानिया फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए कपूर फैमिली इजी टारगेट था। इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और फोल्डर पाने के लिए विशाल के बीच पॉइंट का यूज किया और श्रुति को वहां पर भेजा। अब जबकि बलराज के पास सिंघानिया फैमिली के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन भी थी तो वह फंड मिलने के बाद अपनी प्लानिंग पर वर्क कर सकता था। अपने असिस्टेंट को फोन देते हुए विशाल ने कहा, उसे ढूंढो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं उसे अपने सामने खड़ा देखना चाहता हूँ। वह उस लड़की को कैसे छोड़ सकता था जिसने उसका फायदा उठाया, उसे कमजोर बना दिया, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर भाग गई। उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर एयरपोर्ट कुणाल के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कीर्ति ने पूछा, कल तुम रिद्धिमा आंटी से कहाँ मिले थे? सुपरमार्केट में। कुणाल उसके सर पर किस करते हुए कहा। कीर्ति ने अपने कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तब तुम्हें रिद्धिमा आंटी से इशारों में बात करते हुए देखा था। कीर्ति में। कुणाल ने कहा, इट्स ओके अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एवरी नाइट बिल्कुल सेफ होकर घर लौटना है और आकर मुझे हक करो, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, सिर्फ हक करना? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सिर्फ हक करना। कुणाल मुस्कुराया और कीर्ति के सर पर किस करते हुए बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एवरी नाइट बिल्कुल सेफली घर आ जाऊंगा और फिर तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, मिस्टर कपूर बेहतर यही होगा कि आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। एक तरफ जहां कुणाल और कीर्ति अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल अलग माहौल था। टीना, आई एम सॉरी, अंगद ने कहा, तो तुम एग्री कर रहे हो कि तुम अभी भी उससे बात करते हो और अभी भी उसे लाइक करते हो? टीना ने कहा। अंगद ने भौं चढ़ाई और कहा, क्या? नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता। उसकी ओर मुड़ते हुए टीना ने पूछा, फिर तुम्हारे पास अभी भी उसका नंबर क्यों है? वह तुम्हें टेक्स्ट मैसेज क्यों करती है? क्या वह अभी भी तुम्हें मिस करती है? अंगद ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके बारे में मैं पूरे दिन सोचता हूँ और मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि मेरे पूरे दिल पर तुमने कब्जा कर लिया है। टीना ने भौचक्का होकर पूछा, अंगद क्या तुम इनडायरेक्टली मुझे मोटा कह रहे हो? क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मोटा कहा? अंगद ने कहा, अभी अभी तुमने कब अभी कहा कि मैंने तुम्हारे पूरे दिल पर कब्जा कर लिया है। और टीना ने कहा। उसके चेहरे को सहलाते हुए अंगद ने कहा, बेवकूफ, मेरा मतलब यह है कि मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी मीठी बातें सुनकर मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। पहले तुम उस मैसेज के बारे में कुछ करो, वरना मैं अमेरिका में जाकर अपने घर पर चली जाऊंगी और तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगी, टीना ने उसके हाथ झटकने से पहले कहा। अंगद ने आह भरी और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए फिर से खुला खुला डांस करूं? टीना ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और कहा, तुम अपने लवली एक्स के लिए बुला बुला क्यों नहीं करते? होला होला डांस क्या है? कीर्ति ने कहा, जो अभी अभी कुणाल के साथ वहां पर आई थी। यह एक फनी और क्रेजी डांस है जो यह इडियट तब करता है जब मैं गुस्से में होती हूँ। यह डांस है, मतलब वह सोचता है कि यह एक डांस, इसमें वह अपने कपड़े उतार कर डांस करता है और अपने कमर को हिलाता है और तब तक यह करता है जब तक मैं हंस ना दूं और उसे माफ ना कर दूं, टीना ने कहा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर कुणाल की तरफ मुड़ते हुए टीना ने कहा, क्यों ना तुम भी किसी दिन मेरे लिए होला होला डांस करो? कुणाल ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया और कहा, हमें अब जाना होगा, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, ठीक है चलो। तो टीना अपनी सीट से उठी और कीर्ति के साथ वहां से चली गई। यार, क्या तुम सच में ऐसा करते हो? कुणाल ने पूछा। अंगद ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे ज्यादा देर अपने से नाराज नहीं रहने दे सकता। आई नीड हर। कुणाल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। अंगद के साथ उन दोनों के पीछे चला गया। बेस थोड़ी देर बाद जब रॉकी ने फिर से कबीर को फर्श पर सोते देखा तो उसने अपना माथा पीट लिया।
डिस्परेट और हार्ट ब्रोकन। कबीर सेफली और क्रेजी। कबीर बेहतर था। कबीर उठो और डिनर कर लो, रॉकी ने कहा। मुझे भूख नहीं है रॉकी, कबीर ने कहा। रॉकी ने आह भरते हुए कहा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन जब कबीर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने बेबसी में अपना सिर हिलाया और उसके रूम से बाहर निकल गया। कबीर के रूम से बाहर जाने के बाद रॉकी ने फोन पर रुद्र को कॉल लगाया। हेलो बॉस, रॉकी ने कहा। उसे क्या हुआ है, रुद्र ने पूछा। रॉकी ने आह भरी और कहा, उसका दिल टूट गया। व्हाट डू यू मीन, रुद्र ने पूछा। फॉरगेट इट, कल सुबह तक वह ठीक हो जाएगा। वैसे सर जॉन सब कुछ बोलने के लिए रेडी हो गया, आप कल आकर उससे पूछताछ कर सकते हो, रॉकी ने कहा। ओके, कल सुबह मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग खत्म करने के बाद मैं वहां पर आ जाऊंगा। सार्थक, सिद्धार्थ और रॉबिन को भी कॉल करके वहां पर बुलाओ, रुद्र ने कहा। ओके सर, रॉकी ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। सिंघानिया पैलेस। रात के लगभग 12 बज चुके थे जब आराध्या की नींद खुली और उसके बगल में खाली जगह देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका हस्बैंड उसके पास नहीं सो रहा। यह देखकर वह बेड से नीचे उतर गई और बेडरूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर जब उसने स्टडी रूम की लाइट जलते देखा तो उसकी भौं तन गई। जब आराध्या स्टडी रूम के अंदर आई तो उसने देखा रुद्र कोई डॉक्यूमेंट रीड करने में बिजी था। क्या आपको पता है कि टाइम क्या हो रहा है, आराध्या ने पूछा। उसे देखकर रुद्र ने भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मैं यहाँ पर आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। आप सो क्यों नहीं रहे हो, आराध्या ने पूछा। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, कल मेरी बोर्ड की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं सब चेक कर रहा था। रुद्र, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आराध्या ने कहा। आराध्या, तुम रूम में वापस जाकर ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो जाओ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैं थोड़ी देर बाद वहां आ जाऊंगा, रुद्र ने कहा। आराध्या ने भौं चढ़ाई और कहा, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर सोफे पर बैठकर आपका वेट करूंगी। अगर इससे मैं बीमार पड़ जाऊं तो किसे परवाह है। बेबी और मैं यहाँ पर बैठकर आपका वेट करेंगे। उसके जिद्दी डैडी का काम खत्म होने तक आराध्या ने सोफे की तरफ जाते हुए कहा। डॉक्यूमेंट को नीचे रखते हुए रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, आराध्या जिद मत करो। उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आराध्या चुपचाप उसके पेट को सहलाते हुए सोफे पर बैठ गई। कुछ सेकंड बाद रुद्र अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने उसे अपनी बाहों में लिया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। थोड़ा ठंड है, बहुत कुछ गर्म कपड़े पहना करो, वरना बहुत बीमार पड़ जाओगे, रुद्र ने कहा। उसके गले में अपनी बाहें लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मुझे विंटर की शॉपिंग के लिए जाना है, मैं तुम्हें कल मॉल ले जाऊंगा, रुद्र ने कहा। रूम के अंदर आने के बाद रुद्र ने आराध्या को बेड पर लिटा दिया और उससे हग करके लेट गया। उसे और भी कसकर पकड़ते हुए आराध्या हंसते हुए बोली, आपको पता है, अगर आप हर टाइम मेरे साथ ऐसे ही रहो तो मुझे गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है। क्या तुमने मुझे अपने से दूर रहने के लिए नहीं कहा था, रुद्र ने पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? क्या आपको काम पर जाने के लिए कहना गलत है? कुछ दिनों बाद हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, हम एक नई फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं और अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? हम बिना मनी के सरवाइव कैसे करेंगे, आराध्या ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे लिए मनी मेकिंग मशीन हूँ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ आप हो, आप मेरे हैंडसम और सेक्सी मनी मेकिंग मशीन हो। रुद्र ने आराध्या की तरफ देखा और फिर दोनों के लिप्स को एक साथ ब्लश किया और कहा, लगता है मिसेस सिंघानिया को नींद नहीं आ रही। क्या यह इसलिए क्योंकि मैं आपको टायर्ड करने के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ? आराध्या हंसते हुए बोली, बेबी मैं भी। रुद्र मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे वह करने दो जो मैं सोच रहा हूँ। अपार्टमेंट लिविंग रूम में इधर उधर घूमते हुए श्रेया बहुत टेंशन में थी। आधी रात हो चुकी थी और श्रुति के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जब श्रेया ने दरवाजा खोला तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। भाई, या बोलते बोलते श्रेया ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ और नहीं कह सकी। तुम्हें पता है कि वह तुम्हें कहाँ पर मिली? मुझे वह एक अंधेरी गली में बिना कपड़ों के मिली। वह बहुत नशे में थी, अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए नवीन ने कहा। भाई एक्चुअली वह, श्रेया ने कहा, उसे डिफेंस करने की कोशिश मत करो, वह अपना लिमिट बहुत पहले ही क्रॉस कर चुकी है, तो और तुम उसकी देखभाल करने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। उसके जैसी किसी लड़की के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपनी रिपुटेशन को भी नीचे मत गिराओ। श्रुति को सोफे पर रखते हुए नवीन ने कहा, बस अब तुम उसके साथ नहीं रह रही हो, अपना सामान पैक कर लो, तुम मेरे और अपनी भाभी के साथ शिफ्ट कर रही हो। तुम्हारी भाभी रोज मुझे श्रुति से दूर रखने के लिए तुम्हें कहती हैं कि तुम हो जो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती हो। यह पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम अभी अपना सामान पैक करो और उसे इस जगह से मेरे साथ ले चलो। श्रेया की तरफ देखकर नवीन ने बहुत सख्त लहजे में कहा। श्रेया ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा जाओ और पैकिंग शुरू करो, नवीन ने कहा। नवीन श्रुति और श्रेया का कजिन था। नवीन हमेशा से ही श्रेया से बहुत प्यार करता था, लेकिन श्रुति के कैरेक्टर की वजह से वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यह पहली बार नहीं था जब नवीन इस तरह श्रुति को घर लाया था। पहले भी ऐसा हो चुका था। नवीन हाईली एजुकेटेड था और एक बहुत अच्छी जॉब करता था। वह अपनी वाइफ सारा और अपने 5 साल के बेटे के साथ एक रिपोर्ट एट इन सोसाइटी में रहता था। नवीन और उसकी वाइफ ने बहुत बार श्रेया को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन श्रेया ने हर बार यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे श्रुति की देखभाल करनी है। नवीन अच्छी तरह से जानता था कि श्रुति की वजह से श्रेया को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए उसने इस बार श्रेया को अपने साथ ले जाने का डिसीजन लिया। अपना सामान पैक करने के बाद श्रेया अपना सामान खींचकर अपने रूम से बाहर निकल कर आई। उसके हाथ से सूटकेस लेते हुए नवीन ने कहा, तुमने उस लड़की के लिए बहुत कुछ किया और काफी कुछ सहन भी किया। अब तुम्हें अपनी लाइफ को पीसफुल स्पेंड करना चाहिए और उसे खुद को और इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।